हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी टूर विद RSR चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम अर्थ की पार्ट 4 पढ़ेंगे। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के सेशन में हमें भारत एवं विश्व के विभिन्न कृषिगत उत्पादन क्षेत्रों को देखना है। आप जानते हैं परीक्षा की दृष्टि से ये सेगमेंट बेहद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज के वीडियो को पूरा देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसके साथ ही यदि आप आर्थिकी की PDF प्राप्त करना चाहते हो तो आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारत के उन 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों को देखेंगे जहां पर महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन होता है। तो जो हमारी पहली महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है वह है चावल। चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है और तीसरे स्थान पर आता है पंजाब। इसको आप लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। चावल गेहूं सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। कई बार प्रश्न में फसल क्षेत्र भी पूछा है कि फसल क्षेत्र में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। तो 3 राज्यों को हम देख लेते हैं क्रम से। पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा जो चावल का उत्पादन क्षेत्र है, फसल क्षेत्र है, वह कहाँ पर है? आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। दूसरा नंबर पश्चिम बंगाल का आता है और तीसरा नंबर आता है उड़ीसा का, ठीक है। यानी चावल के उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है, लेकिन फसल क्षेत्र के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। क्लियर हो गया, ठीक है। साथ में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग आपको ज़रूर याद रखनी है प्रत्येक फसल के लिए। जैसे चावल के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात करें, गेहूं के उत्पादन की बात करते हैं। तो गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का और तीसरा स्थान है पंजाब का। यानी चावल और गेहूं इन दोनों ही मामले में पंजाब को तीसरा स्थान मिलता है। अब बात करते हैं गेहूं का फसल क्षेत्र के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो फसल क्षेत्र के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। दूसरा स्थान किसे मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है। और तीसरा स्थान किसे मिला है? पंजाब को। यानी सेम एज इट इज है। उत्तर प्रदेश फसल क्षेत्र के मामले में भी शीर्ष पर है और गेहूं के उत्पादन के मामले में भी शीर्ष पर है। यही स्थिति MP और पंजाब की भी है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मक्का की। तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? कर्नाटक में, ठीक है। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का आता है, तीसरा स्थान तेलंगाना का आता है। फसल क्षेत्र इसका कभी पूछा नहीं जाता है। और एक बार आपको और बता दें कि जो उत्तर प्रदेश है उनका जो उत्पादन क्षेत्र या उसका उत्पादन किसी भी फसल की सर्वाधिक है, उनको आपको ज़्यादा याद रखना है। मक्का इतना महत्वपूर्ण वैसे भी नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखेंगे, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। अब बात करते हैं ज्वार की। तो ज्वार का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? कर्नाटक में। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का आता है और तीसरा स्थान आता है तमिलनाडु में, ठीक है। यानी ज्वार और मक्का इन दोनों का ही सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका उत्तर होगा कर्नाटक में, याद रहेगा। आगे बात करते हैं बाजरा की। तो बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है और तीसरा स्थान मिला है हरियाणा को। तो ये महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश बाजरा उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। अगली इंपॉर्टेंट खाद्यान्न फसल है चना। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चना का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है और तीसरा जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह कौन है? मध्य प्रदेश है। तो याद रखेंगे चने का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, ठीक है। टॉप 3 में UP नहीं है, आप ये याद रखेंगे चना के मामले में। आगे बात करते हैं तूर या अरहर दाल के बारे में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तूर यानी अरहर दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कर्नाटक राज्य में। दूसरा स्थान महाराष्ट्र को मिला है, वहीं उत्तर प्रदेश को तीसरे स्थान पर रखा गया है तूर दाल के उत्पादन के मामले में। तो याद रखना है, तूर दाल के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश को तीसरे स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कुल दालों के मामले में। तो कुल दालें बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करिए, ठीक है। कुल दालों में सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादन होता है कुल दालों का? तो आपका उत्तर होगा राजस्थान में, ठीक है। और दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। तो याद रखना है कुल दालों के मामले में उत्तर प्रदेश को टॉप 3 में स्थान नहीं मिला है, केवल अरहर के उत्पादन में मिला है। चना के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का कोई स्थान नहीं है। हाँ, और एक बात और, चना का आप उत्पादन क्षेत्र भी देख लीजिए, ये भी पूछा गया है। तो सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर है इसका? सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र है इसका मध्य प्रदेश में। जबकि उत्पादन के मामले में राज्य कौन सा शीर्ष है? आपका उत्तर होगा राजस्थान। क्लियर हो गया।
अब बात करते हैं कुल खाद्यान्न के उत्पादन के बारे में। तो सर्वाधिक जो खाद्यान्न का उत्पादन होता है वह कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का आता है, तीसरा स्थान पंजाब का आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश कुल खाद्यान्न उत्पादन के मामले में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश को मिला है, तीसरा स्थान पंजाब को मिला है। ठीक है, इसके साथ पहले स्थान पर किस खाद्यान्न फसल के मामले में है? तो आप जानते हैं हमने गेहूं पढ़ा था। दूसरा स्थान किसके उत्पादन में है? हमने पढ़ा था चावल के मामले में। तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, बाजरा के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग प्रत्येक फसल के लिए आपको याद रखनी है, जिनमें भी वो टॉप 3 में आता है उनकी। ठीक है, तो हमने अब पढ़ ली हैं सारी खाद्यान्न फसलें। अब हम पढ़ेंगे तिलहन फसलों को। पहली हमारी जो तिलहन फसल है वह है मूंगफली। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है गुजरात में, दूसरा स्थान आता है राजस्थान का और तीसरा स्थान है तमिलनाडु का। क्लियर हो गया? यानी गुजरात पहला स्थान रखता है मूंगफली के उत्पादन के मामले में। नेक्स्ट है हमारी रेपसीड और सरसों। सरसों का और रेपसीड का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है कहाँ पर? राजस्थान में। दूसरा स्थान आता है हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का इस मामले में तीसरा स्थान है। तो याद रखेंगे, रेपसीड और सरसों के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश को तीसरे स्थान पर रखा गया है, जबकि शीर्ष स्थान पर राजस्थान है। नेक्स्ट आता है आपका सोयाबीन। तो ये आप जानते हैं सर्वाधिक इसका उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका फसल क्षेत्र भी है। ठीक है, दूसरा स्थान सोयाबीन के उत्पादन के मामले में किसका आता है? महाराष्ट्र का आता है। तीसरा स्थान राजस्थान का आता है। क्लियर हो गया? ठीक है, यानी सोयाबीन के उत्पादन के मामले में राजस्थान का तीसरा स्थान है, जबकि रेपसीड और सरसों के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान आता है। सरसों एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। आगे बात करते हैं सूरजमुखी के बारे में। तो सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। दूसरा स्थान उड़ीसा को मिला है, तीसरा स्थान मिला है बिहार को। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कुल तिलहन के बारे में। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने बताया था आपको कि कुल खाद्यान्न इम्पॉर्टेंट है, उसी प्रकार से कुल तिलहन भी महत्वपूर्ण है। कुल तिलहन के उत्पादन के मामले में राजस्थान को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। दूसरा स्थान गुजरात का आता है और तीसरा स्थान आता है मध्य प्रदेश का। तो इसे आप लगाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब कुछ अन्य नगदी फसलों को देख लेते हैं जिनका प्रयोग खाद्यान्न के रूप में नहीं किया जाता, बल्कि पैसे कमाने के लिए, अर्थ कमाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे गन्ना, इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र को मिला है, तीसरा स्थान कर्नाटक को मिला है। बात करें कपास की, तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्थान तेलंगाना को मिला है और तीसरा स्थान मिला है महाराष्ट्र को। तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, अगर कपास पूछ दिया जाए तो बहुत से लोग इसमें महाराष्ट्र को टिक कर देंगे, लेकिन आपका उत्तर महाराष्ट्र नहीं बल्कि क्या होगा? शीर्ष स्थान गुजरात होगा। ठीक है, महाराष्ट्र की रैंकिंग कपास उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। फिर आता है आपका जूट और मेस्ता। ठीक है, तो जूट और मेस्ता का सर्वाधिक उत्पादन आप जानते हैं कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। जूट के उत्पादन के लिए पानी भरी दलदली भूमि चाहिए, जिसकी सबसे अच्छी जो अवेलेबिलिटी है वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। दूसरा स्थान बिहार। ठीक है, और तीसरा स्थान किसका है? असम का है। जूट और मेस्ता के बारे में हम बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल इवन पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है जूट का, आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट है ये सब। आगे बात करें आलू की, तो आलू का सबसे बड़ा उत्पादक हमारा उत्तर प्रदेश है। दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का आता है, तीसरा स्थान बिहार का आता है। तो उत्तर प्रदेश किन किन मामलों में शीर्ष पर है? अभी हमने पढ़ा गेहूं के मामले में शीर्ष पर है, उसके बाद कुल खाद्यान्न के मामले में शीर्ष पर है, गन्ना उत्पादन के मामले में शीर्ष पर है, और आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। तो ये चारों आप याद रखेंगे। ठीक है, खासकर जिनमें दूसरी रैंक है आप उन्हें भी याद रखेंगे, और जिसमें तीसरा स्थान मिला है, जैसे तीसरा स्थान किस किस में मिला है एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था रेपसीड और सरसों के मामले में उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। वहीं किस क्षेत्र में मिला है? अन्य कोई और है? देख लेते हैं एक बार। हाँ, अरहर के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। तो ये आप याद कर लेंगे, जिसमें दूसरा, तीसरा या पहला स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है, वो यूपी के एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं प्याज के उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र शीर्ष पर है।
प्याज के उत्पादन के मामले में दूसरा स्थान मध्य प्रदेश को मिला है, तीसरा स्थान कर्नाटक को मिला है। तो प्याज का जरूर याद रखिएगा, अक्सर प्याज के दाम बढ़ते रहते हैं, इसी कारण प्याज मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। साथ में आपको याद भी होगा, जब भी आप प्याज महंगी हो और सब्जी वालों से बोली कि भैया प्याज बहुत महंगी है, सस्ती कब होगी, तो वो बताते हैं कि भैया महाराष्ट्र से ट्रक नहीं आ रहे हैं। तो यानी प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। बात करें सुपारी की, तो सुपारी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, कर्नाटक में होता है। ठीक है, दूसरा स्थान केरल को मिला है, तीसरा स्थान मिला है असम को। याद रखेंगे, सुपारी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, दूसरा स्थान केरल को मिला है। आगे बात करेंगे नारियल के बारे में, तो नारियल है बेहद इम्पॉर्टेंट। नारियल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, केरल में होता है, दूसरा स्थान कर्नाटक में। ठीक है, तो नारियल और सुपारी की जो रैंकिंग है वो बिल्कुल अपोजिट है। सुपारी में शीर्ष पर है कर्नाटक, दूसरे स्थान पर केरल है, जबकि नारियल में शीर्ष पर है केरल और कर्नाटक को दूसरे स्थान पर रखा है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं काजू के मामले में, तो काजू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र में। इनका बस एक ही एक याद रखिए, 3 याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कुल फल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कुल फल कुल सब्जियां, तो ये आपको रट्टा मार लेना है, याद कर लेना है। तो कुल फल के उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है, इसको लगाइए आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा स्थान महाराष्ट्र को मिला है, तीसरा स्थान मिला है हमारे उत्तर प्रदेश को। ठीक है, उत्तर प्रदेश को कुल फल के उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर रखा गया। और अभी हमने क्या पढ़ा था, रेप सीड और सरसों के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश को तीसरे स्थान पर रखा गया था। और अरहर दाल यानी तूर दाल के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश को तीसरे स्थान पर रखा गया था। और कुल फल के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। अब बात करते हैं कुल सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो कुल सब्जियों के उत्पादन में चूंकि पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है, इसीलिए उत्तर प्रदेश को इसमें दूसरा स्थान मिला है, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। ठीक है, यानी कुल सब्जियों का उत्पादन सर्वाधिक या उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आपका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश को कुल सब्जियों के उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर रखा है, जबकि मध्य प्रदेश को इस मामले में यानी कुल सब्जियों के उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर रखा है। कुल फल जरूर याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश इसमें शीर्ष स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है और उत्तर प्रदेश इसमें तीसरे नंबर पर है। क्लियर हो गया। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं मसालों के बारे में, तो मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज़्यादा धनिया और मिर्चा का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए जो एवरेज जो टोटल मसाले हैं उसके उत्पादन में मध्य प्रदेश और राजस्थान दक्षिणी जो राज्य हैं उनसे आगे निकल जाते हैं। तो मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में। दूसरा स्थान राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिर्ची का उत्पादन होता है। ठीक है, उसके बाद मसालों के उत्पादन के मामले में गुजरात को तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो एमपी पहले नंबर पर है, राजस्थान दूसरे नंबर पर है, गुजरात तीसरे नंबर पर है मसालों के उत्पादन के मामले में। ठीक है, आपको याद रखना है, बार बार हम आपको बता रहे हैं। आगे बात करते हैं, काजू ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, नारियल भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्याज भी हमने पढ़ा है, ये दोबारा से रिपीटेड है। अब बारी आती है कृषिगत उत्पादन की विश्व स्तर पर, यानी विभिन्न देशों को उत्पादन के मामले में रैंकिंग दी गई है। ठीक है, सर्वाधिक जो चावल का उत्पादन होता है उसमें पहले नंबर पर है चीन, दूसरा स्थान आता है भारत का, तीसरा स्थान आता है इंडोनेशिया का। तो पहला और दूसरा रैंकिंग बस याद रखेंगे, खासकर भारत की रैंकिंग ज़रूर आपको याद रखनी है, किस फसल के मामले में कौन सा स्थान भारत को मिला है, यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें दूसरा या तीसरा स्थान भारत को मिला है जिस फसल उत्पादन के लिए, उसमें पहले नंबर पर कौन सा देश है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चावल के मामले में भारत को दूसरा स्थान मिला है, वहीं चाइना को पहले स्थान पर रखा गया है। बात करें गेहूं की, तो गेहूं के उत्पादन में सबसे अच्छा या सबसे शीर्ष स्थान किसे मिला है, चीन को मिला है। भारत को इसमें दूसरे स्थान पर रखा गया है और गेहूं के उत्पादन के मामले में रूस को तीसरे स्थान पर रखा गया है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि चावल और गेहूं इन दोनों के उत्पादन के मामले में चीन पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। कमेंट बॉक्स में आप एक और बात बताएंगे कि ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बताएंगे आप। नेक्स्ट बात करें मक्का का, तो आप जानते हैं इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। मक्के का उत्पादन यहाँ पर सुअर को खिलाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये पोर्क मीट का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। तो आप याद रखेंगे। ठीक है, मक्के का सर्वाधिक उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, दूसरा स्थान
चीन का है, तीसरा स्थान ब्राज़ील का है। मेरे द्वारा बार बार रिपीट किया जा रहा है इसीलिए ताकि आपको इसी समय यहीं पर याद हो जाए, आपके दिमाग में रहे, ठीक है। बात करते हैं जौ की, तो जौ का सर्वाधिक उत्पादन रूस में होता है, दूसरे नंबर पर फ्रांस। इसको छोड़ दीजिए क्योंकि भारत का इसमें कोई भी स्थान नहीं है। मक्का इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मक्का कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसके साथ आप जानते हैं मक्का 12 महीने लगाए जाने वाली फसल है, यानी 12 महीने इसको लगाया जा सकता है। ये तो आप जानते ही होंगे, साल भर वर्ष भर इसकी खेती की जा सकती है। आगे बात करते हैं ज्वार के बारे में, ठीक है, सोरघम के बारे में। तो सोरघम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, जबकि जौ का रूस में। क्लियर। नेक्स्ट है आपका दलहन। दलहन यानी दालों के मामले में हम शीर्ष पर हैं, भारत शीर्ष पर है, हमारा भारत इसमें शीर्ष पर है। दूसरा स्थान यूके का है, तीसरा स्थान मोजाम्बिक का है। दाल के उत्पादन के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है। दूसरा स्थान किसे मिला है? यूके को, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम को। नेक्स्ट है आपका मूंगफली। तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है चाइना में, भारत को इसमें दूसरा स्थान मिला है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? चावल, गेहूं, मूंगफली, इन तीनों के उत्पादन में चाइना का पहला स्थान हो गया, भारत का दूसरा स्थान हो गया। ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आप नोट्स बना रहे हो तो कुछ इसी प्रकार से बनाएंगे। आगे बात करते हैं रेप सीड के बारे में, ठीक है, ऑयल सीड है रेप सीड। इसमें सबसे जो पहला शीर्ष उत्पादक राष्ट्र है या देश है वह कौन है? कनाडा है। दूसरा स्थान चाइना को मिला है, तीसरा स्थान मिला है भारत को। जबकि भारत अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा इसका उपभोक्ता है तेलों का, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर तेलों में हम उत्पादन में काफ़ी पीछे हैं। तो रेप सीड के उत्पादन के मामले में भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है, कनाडा को पहले स्थान पर रखा गया है, चाइना को दूसरे स्थान पर रखा गया है। अब बात आती है सोयाबीन की। तो सोयाबीन के उत्पादन के मामले में ब्राज़ील शीर्ष पर है, इसको लगाएंगे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये पूछा गया है ब्राज़ील, ये कई बार एग्जाम में आया है। ये ब्राज़ील को सोयाबीन के उत्पादन के मामले में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा स्थान है, भारत का इसमें 5वां स्थान है, ठीक है, चाइना का चौथा स्थान है, याद रखेंगे। जबकि अगर भारत में देखें तो भारत में किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है सोयाबीन का? तो अभी हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सूरजमुखी। तो सूरजमुखी के मामले में भारत का कोई स्थान नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। बस याद रखेंगे कि रूस जो है सूरजमुखी के बीज के उत्पादन के मामले में शीर्ष स्थान पर है। भारत में सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? हमने पढ़ा था कर्नाटक में। नेक्स्ट है आपका गन्ना। तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है ब्राज़ील में, दूसरा स्थान भारत का है, तीसरा स्थान थाईलैंड का है, ठीक है, चौथे नंबर पर जाकर चीन आता है। तो याद रखेंगे गन्ना के उत्पादन के मामले में भारत को दूसरे स्थान पर रखा गया है। अब बात करेंगे कपास बीज के बारे में। तो भारत को इसमें दूसरा स्थान मिला है, चाइना को पहला स्थान मिला है, संयुक्त राज्य अमेरिका को इसमें तीसरा स्थान मिला है। तो भारत को किन किन फसलों के मामले में दूसरे स्थान पर रखा गया है? अभी हमने पढ़ा था गेहूं, चावल और कपास के मामले में, और एक और था जिसमें हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, वो कौन सा था? ये लिखा हुआ यहीं पर गन्ना, ठीक है, यानी गेहूं, चावल, गन्ना और कपास बीज उत्पादन के मामले में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, ठीक है। और चाइना का किस किस में पहला स्थान है? चावल में, गेहूं में, कपास बीज में। जबकि गन्ना के मामले में चीन की जगह पर ब्राज़ील आ जाता है, चीन चौथे स्थान पर पहुंच जाता है। आगे बात कर लेते हैं। आगे हम बात करेंगे जूट की। तो जैसा आपको बताया, जूट सबसे बड़ा उत्पादन देशों के मामले में भारत है, जबकि एक शहर, एक राज्य के मामले में पश्चिम बंगाल का स्थान पहले नंबर पर आता है। दूसरा स्थान देशों के मामले में बांग्लादेश का आता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है, भारत जूट उत्पादन में पहले नंबर पर है, बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है चाइना। फिर आ जाता है आलू की बात। तो आलू के उत्पादन में चाइना का पहला स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है, रूस का तीसरा स्थान है। आलू के मामले में किस राज्य का शीर्ष स्थान है भारत में? तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। साथ में चाइना किन किन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर? तो अभी हमने पढ़ा था चावल में, गेहूं में और कपास के बीज में, और आलू में भी ये पहले स्थान पर आ गई, और इन चारों में ही भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है। आगे बात करेंगे प्याज के बारे में। तो प्याज उत्पादन में, ठीक है, जो प्याज की गठिया होती है, जो सूखी प्याज होती है, ठीक है, उसकी बात करें। ग्रीन अनियन, जो स्प्रिंग अनियन होती है, उसकी बात नहीं, यहाँ पर प्याज की जो गांठ होती है, जो हम काट के बनाते हैं, सब्जी में डालते हैं, ठीक है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। उसके उत्पादन में चाइना का पहला स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पर है। तो आप बस पहला और दूसरा स्थान याद रखिए, ठीक है। फिर आती है टमाटर की बात। तो टमाटर उत्पादन में चाइना का पहला स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है,
सेब में भारत का 5वां स्थान है। सेब उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। और चाइना का पहला स्थान है। बस इतना ही याद रखेंगे। बात करें केले की, तो केले में हमारा जो उत्पादन है वो शीर्ष है। ठीक है, केले के उत्पादन में हम शीर्ष पर ही, आपको याद रखना है। इसके साथ ही और किस उत्पादन के मामले में हम शीर्ष पर थे? तो अभी हमने पढ़ा था दलहन के, पल्सेस के मामले में। ठीक है, तो केला और दलहन के उत्पादन में भारत को शीर्ष स्थान मिला है। केला उत्पादन में दूसरा स्थान चीन को मिला है, जबकि दलहन के उत्पादन में दूसरा स्थान यूके को मिला था। आगे बात करें नारियल के मामले में, तो नारियल उत्पादन में हमारा स्थान कौन सा है? तीसरा है। और इंडोनेशिया पहले स्थान पर है, फिलीपींस दूसरे स्थान पर है। तो ये एग्जाम में एज इट इज़ पूछा गया है, क्रम से लगाने को, उत्पादन की दृष्टि से क्रम से लगाने को ये पूछा गया है। नारियल उत्पादन के मामले में इंडोनेशिया शीर्ष स्थान पर है, फिलीपींस का दूसरा स्थान है, भारत का तीसरा स्थान है। ठीक है, अंगूर छोड़ दीजिए, चाहे तो देख सकते हैं, भारत का इसमें 7वां स्थान है, नहीं पूछा जाएगा। संतरा आप देख सकते हैं, ब्राज़ील इसमें शीर्ष स्थान पर है, भारत को इसमें तीसरे स्थान पर रखा गया है। चुकंदर के मामले में इसको छोड़ दीजिए, नहीं पूछा जाएगा। हाँ, मसाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप जानते हैं मसालों के उत्पादन में भारत ही शीर्ष पर है। ठीक है, मसालों का स्वर्ग कहा जाता है भारत को। ठीक है, भारत की भूमि पर हर प्रकार का मसाला उगता है, ये विश्व में अच्छे से विख्यात है। तो मसालों के उत्पादन के मामले में शीर्ष स्थान किसे मिला है? प्यारे भारत को मिला है। दूसरे स्थान पर इथोपिया को रखा गया है, तीसरे स्थान पर टर्की को रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है चाय के उत्पादन के मामले में, तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चाइना है। दूसरे नंबर पर भारत है। भारत दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। ठीक है, केन्या तीसरे नंबर पर इस मामले में आता है। केन्या एक दशक पहले शीर्ष स्थान पर आता था, लेकिन यहाँ के जो चाय बागान थे उनमें एक बीमारी लग गई थी, जिसके बाद इनके चाय बागान जो है वो नष्ट हो गए थे, इसीलिए इनका उत्पादन काफ़ी गिर गया और ये पहले स्थान से डायरेक्ट तीसरे स्थान पर पहुँच गए। पहले स्थान पर चाइना काबिज हो गया। ठीक है, तो चाय के उत्पादन में शीर्ष पर कौन है? चीन है। दूसरे नंबर पर कौन है? भारत है। तीसरे नंबर पर केन्या है। चौथे नंबर पर है श्रीलंका। ये भी आप याद रखेंगे। श्रीलंका में वर्तमान में क्या चल रहा है? खाद्य आपातकाल चल रहा है। बात करें कॉफ़ी के बारे में, तो यहाँ पर हो रही है ग्रीन कॉफ़ी की बात। इसके उत्पादन के मामले में ब्राज़ील शीर्ष पर है, वियतनाम दूसरे नंबर पर है। तो केवल ब्राज़ील आप याद रखेंगे, सफिशिएंट है। आगे बात करें टोबैको के बारे में, तंबाकू के बारे में, कि तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? चाइना में होता है। दूसरा स्थान इसका भारत है। ठीक है, यानी भारत तंबाकू उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है। फिर बात करेंगे हम लोग रबर प्राकृतिक के बारे में, तो ये आता है थाईलैंड। रबर सिटी ही थाईलैंड को बोला जाता है, तो याद रखेंगे रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? थाईलैंड में होता है। दूसरा स्थान इंडोनेशिया का है। भारत रबर के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो आपका उत्तर होगा चौथे स्थान पर भारत को रबर उत्पादन के क्षेत्र में रखा गया है। कुल दूध के उत्पादन में किस स्थान पर भारत को रखा गया है? तो भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है और हम सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जनसंख्या भी सबसे अधिक है। दूसरा स्थान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तीसरा स्थान पाकिस्तान का है। ठीक है, क्लियर हो गया। चौथे स्थान पर चाइना है। तो ये हमने सभी महत्वपूर्ण कृषिगत उत्पादन देख लिए विश्व के विभिन्न देशों को। ठीक है, विभिन्न देशों को की रैंकिंग देख ली और ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप इनके नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, या अगर आप चाहें तो आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको लिंक मिलेगा। अब एक नज़र हम फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को देख लेते हैं वर्ष 2021-22 के लिए। एग्ज़ाम में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो हम लोग देखेंगे धान समान का जो 2021-22 का MSP है वो कितना है? 1940 है। ठीक है, ग्रेड A धान के लिए कितना है? 1960 है। उसके बाद देखेंगे बाजरे का कितना है? 2250। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है? तो सर्वाधिक वृद्धि हम देख सकते हैं किसमें हुई है? 452 रुपये की। पिछले वर्ष के कंपैरिजन में वो कौन है? तिल है। तिल का कितना है इस बार MSP? 7,307 रुपये। सर्वाधिक वृद्धि कितनी हुई है? 452 रुपये। उसके बाद अन्य जो इम्पोर्टेंट है उन्हें देखेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं अरहर का, इसका कितना है इस बार MSP? 6300 रुपये। ये बात हो रही है फसल वर्ष 2021-22 के लिए। पिछले वर्ष 2020-21 में कितना था? ये 6000 था। इसमें 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। कपास का ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, तो मीडियम स्टेपल के लिए इसमें कितनी वृद्धि हुई है? 211 रुपये की। ठीक है, अब MSP कितना हो गया है?
2021-22 के लिए, तो आपका उत्तर होगा 5,726 रुपये। वहीं लॉन्ग स्टेपल में कितनी वृद्धि हुई है? 200 रुपये की, और ये बढ़कर हो गया है 6,025 रुपये। मूंगफली और सूरजमुखी भी पूछा गया है, आप याद रखेंगे। सूरजमुखी का कितना हो गया है? 6,015 रुपये। इसमें 130 रुपये की बढ़ोतरी हुई है एमएसपी मूल्य में। लिए कितना हो गया है वर्ष 2021-22 के लिए? 6,015। वहीं बात करें मूंगफली की, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है? तो मूंगफली में वृद्धि होकर हो गया है 5,550, 275 रुपये की वृद्धि हुई है। तो किस किस का आपको याद रखना है? आप याद रखेंगे समान धान का, और धान ग्रेड ए कई बार पूछा गया है, ठीक है। मक्के का याद रखेंगे, अरहर का याद रखेंगे, उड़द का भी 1-2 बार पूछा गया, तो याद रखेंगे 6300 रुपये है। 300 रुपये की इसमें वृद्धि देखी गई है 2020-21 की तुलना में, ठीक है। और नेक्स्ट आप किसकी, उड़द के बाद किसको देखना है? आपको देखना है कपास को, फिर मूंगफली को, सूरजमुखी को, ठीक है। तिल का ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई है एमएसपी में, ये आप याद रखेंगे। कितने रुपए की? 452 रुपये की। तो 20-21 के एमएसपी से बढ़कर कितना हो गया है? 7,307 रुपये। पहले 6,855 रुपये था। क्लियर हो गया? तो अभी हमने ऊपर खरीफ फसलें पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे रबी फसलों को, ठीक है। रबी फसलों में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है एमएसपी में, वह किस में हुई है? वह हुई है मसूर में, दाल में, ठीक है। कितने रुपए की? 300 रुपये की। यह कितना हो गया है? ठीक है, ये हो गया है आपका 4,800 रुपये। इसको करेक्ट करेंगे, ये 19-20 का दे रखा है और ये दे रखा है 20-21 का। रबी फसल के जो अनुमान है, जो एमएसपी की बढ़ोतरी है, वो कब की जाती है? जब रबी फसल लगाई जाती है, यानी नवंबर-दिसंबर में, ठीक है। अक्टूबर-नवंबर में इस फसल की रोपाई होती है, उसी समय पर इसकी एमएसपी की घोषणा होती है। तो अभी घोषणा हुई नहीं है, इसलिए पुराना अनुमान दे रखा है, यानी जो पुरानी एमएसपी है 2020-21 की, उसको यहाँ पर लिखा गया है। तो पहले गेहूं का जो वर्तमान में रेट चल रहा है, वह क्या चल रहा है? 1,975 रुपये, बस इतना ही याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद चना का कितना चल रहा है? 5,100 रुपये। और मसूर का कितना चल रहा है? 300 रुपये की बढ़ोतरी के बाद ये हो गई थी 4,800 रुपये से 5,100 रुपये, ठीक है, 5,100 रुपये, ठीक। कुसुम का भी कई बार पूछा गया, सैफ्लावर का, तो इसमें 112 रुपये की बढ़ोतरी के बाद 5,215 से बढ़कर ये हो गया था 5,327 रुपये। तो आप इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम देख लेते हैं वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख उत्पादन के जो तृतीय अग्रिम अनुमान है। तृतीय अग्रिम अनुमान मुख्य रूप से किसके पूछे जाते हैं? चावल, गेहूं और कुल खाद्यान्न फसल की। तो चावल का वर्तमान में जो तृतीय अग्रिम अनुमान है उत्पादन का, वह कितना है? तो आपका उत्तर होगा 121.46 मिलियन टन। इन तीनों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। खाद्यान्न का कितना तृतीय अग्रिम अनुमान है उत्पादन का? तो आपका उत्तर होगा 305.44 मिलियन टन। गेहूं का कितना है? गेहूं का है आपका 108.75 मिलियन टन, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इन तीनों का ही बस आपको याद रखना है, उत्पादन का तृतीय अग्रिम अनुमान वर्ष 2020-21 की यहाँ पर बात की जा रही है। क्लियर हो गया? इन तीनों को आप याद रखेंगे। और अब एक बार हम लोग ध्यान से देख लेते हैं राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान। यही ऊपर विस्तार से लिखा हुआ है और उसी को टेबुलर फॉर्म में दे रखा है। तो डायरेक्ट हम टेबल को देखते हैं, यहाँ से पढ़ना आसान होगा। तो जीडीपी स्थिर कीमतों पर कितनी रही 2020-21 में? तो ये अनुमानित रही है 135.13, ठीक है। यानी इसमें कितना परिवर्तन हुआ पिछले वर्ष से? तो आप जानते हैं कोविड-19 के कारण इसमें गिरावट देखी गई, ठीक है। कितनी गिरावट देखी गई? -7.3, ठीक है। ये बात की जा रही है यहाँ पर स्थिर कीमतों की। उसके बाद बात करेंगे जीवीए के बारे में। सकल मूल्यवर्धन भी पूछा गया है। 20-21 में स्थिर कीमतों पर इसकी कितनी राष्ट्रीय आय रही, कितना आपका जीवीए रहा? तो आपका उत्तर होगा 124.53 लाख करोड़ रुपए। ये जो डेटा है ये लाख करोड़ में दे रखा है, ठीक है। और बात करें इसमें कितना परिवर्तन हुआ परसेंटेज के हिसाब से, तो इसमें गिरावट रही -6.2 की, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सकल राष्ट्रीय आय की। तो सकल राष्ट्रीय आय कितनी रही? 133.85 करोड़ रुपए, ठीक है, लाख करोड़ रुपए। पिछले वर्ष की तुलना में कितनी थी? पिछले वर्ष कितनी थी? 144.28 थी। तो यानी इसमें गिरावट देखी, गिरावट कितनी रही? -7.2% की। फिर बात करेंगे हम प्रति व्यक्ति आय की। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर याद रखने लायक। तो पिछले वर्ष 2019-20 में हमने पढ़ा था 94,566 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी, जिसमें गिरावट देखी गई कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। और कितनी गिरावट देखी गई? -8.4%। बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार लीजिए।
कितनी गिरावट देखी गई स्थिर कीमतों पर? ये पूछा जाता है कि स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020-21 के लिए कितनी रही? तो आपका उत्तर होगा 86,659 रुपये। कितनी रही? 86,659 रुपये रही स्थिर कीमतों पर, ठीक है। और कितनी इसमें गिरावट देखी गई? तो आपका उत्तर होगा -8.4। पिछले वर्ष की भी कई बार पूछी जाती है, तो वर्ष 2019-20 की भी आप याद रखेंगे, जो कि 94,566 रुपये है। बात यहाँ पर की जा रही है प्रति व्यक्ति आय की। अब बात करते हैं चालू कीमतों पर। तो चालू कीमतों पर जीडीपी कितनी है? जीडीपी चालू कीमतों पर है 2020-21 में 197.46 लाख करोड़ रुपए, जिसमें पिछले वर्ष की कंपैरिजन में -30% की गिरावट देखी गई है। उसके बाद हम देखेंगे सकल मूल्यवर्धन जीवीए में कितनी गिरावट देखी गई? तो जीवीए में भी -30% की गिरावट देखी गई। पिछले वर्ष के कंपैरिजन में कितनी रही वर्ष 2020-21 में? तो आपका उत्तर होगा 179.15 यानी 179.15 लाख करोड़ रही आपकी जीवीए सकल मूल्यवर्धन, ठीक है। 2020-21 की यहाँ पर बात हो रही है। अब बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय के बारे में। तो प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020-21 में चालू कीमतों पर कितनी रही? तो आपका उत्तर होगा 1,28,829 रुपये, ठीक है। और इसमें कितनी गिरावट देखी गई है? -4% की, यानी पहले वर्ष 2019-20 में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय अधिक थी। कितनी थी? 1,34,186 रुपये। तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। इसमें देखी गई है चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में गिरावट देखी गई है 4% की, जबकि स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में गिरावट देखी गई थी -8.4% की, ठीक है। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे कहा जा रहा है, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं ताकि आप ध्यान रख सकें। स्थिर कीमतों पर वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय है आपकी 86,659 रुपये, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में यानी वर्ष 2019-20 की तुलना में -8.4% की गिरावट देखी गई। वर्ष 19-20 में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 94,566 रुपये थी। वहीं बात करें चालू कीमतों पर, तो चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में -4% की गिरावट देखी गई। वर्ष 2020-21 में -4% की गिरावट के साथ ये 1,28,829 रुपये रही, जबकि पिछले वर्ष यानी 2019-20 में यह 1,34,186 रुपये थी। क्लियर हो गया? तो आपको इसमें कौन कौन सा डेटा याद रखना है? बस आप याद रखेंगे जीडीपी को, एक बार जीबीए याद कर लेंगे और प्रति व्यक्ति याद रखेंगे। और याद रखेंगे दोनों ही डेटा आपको चालू और स्थिर कीमतों दोनों पर ही याद रखना है। तो आज के सेशन को रखते हैं यहीं तक। अगले सेशन में हम मिनरल्स के लिए पढ़ेंगे, खनिज उत्पादन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। राज्य को रैंकिंग देंगे और विश्व के विभिन्न देशों को रैंक के अनुसार लगाएंगे। उत्पादन के मामले में, क्षेत्र के मामले में कहाँ पर किन डिपॉजिट सबसे ज़्यादा है मिनरल्स का, इन सब मामलों में हम डेटा को देखेंगे। और आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है ये उपयोगी है तो अपने दोस्तों को इसे देखने के लिए ज़रूर सजेस्ट करिएगा, ठीक है। तो कल हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।